स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्लास को आगे शुरू करते हैं। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह अवस्था पूछी हुई है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाएगा तो वह अवस्था क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? वह अवस्था कहलाएगी 14 वर्ष की अवस्था। द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? यानी कि द्विखंड का जो सिद्धांत था वो दिया गया था आपका स्पीयरमैन के द्वारा। द्विखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का स्पीयरमैन के द्वारा। सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना शुरू कर जाता है? तो 11 माह का बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा तो वह बोलना शुरू कर जाता है। यानी कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाएगा वो कहलाएगी आपकी 14 वर्ष। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। सामान्य बुद्धि का जो बालक होगा तो 11 माह में क्या हो जाएगा? बोलना सीख जाएगा। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका वातावरण। कैली द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो कैली के द्वारा बुद्धि का बहुमानस योग्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बहुमानस योग्यता का सिद्धांत। कार्य में आनंद की प्राप्ति ही खेल है, यह कथन किसका है? तो कार्य में आनंद की प्राप्ति ही खेल, यह कथन आपका वैलेंटाइन का। किसका स्टूडेंट्स? वैलेंटाइन का है। कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? इन चारों में से कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्यान विधि जो है वो खेल पर आधारित नहीं है। मॉन्टेसरी, डाल्टन, किंडरगार्टन तीनों ही खेल पर आधारित हैं, लेकिन नहीं पूछी हुई है तो व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड जो आपका है वो खेल पर आधारित नहीं है। कक्षा में अलग अलग बैठने वाले विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे? तो सारे बच्चे अलग अलग बैठे हुए तो उनके लिए आप क्या करेंगे? एक सामूहिक गतिविधि में भाग लेने को कहेंगे। अगर विद्यार्थी अलग अलग बैठे हैं तो उनको एक समूह की गतिविधि में भाग लेने के लिए बोलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक अध्यापन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? प्रश्नावली विधि में। किसमें स्टूडेंट्स? प्रश्नावली विधि में जो है उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया गया स्टर्न के द्वारा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किसका? संवेग का। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। स्टूडेंट्स, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं संवेगात्मक विधि, आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि। यानी प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों में संवेग विधि भी होगी, आवश्यकताएं भी होंगी, आकांक्षा का स्तर और रुचि भी होगी, और इसलिए सभी राइट आंसर्स। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार में से क्या माना गया है? अधिगम की सफलता तभी मानी जाएगी जब लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होगी। विद्यार्थी के अंदर लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होगी। किस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र में घर और वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं? निदानात्मक साक्षात्कार के अंदर। स्टूडेंट्स, किसमें? निदानात्मक साक्षात्कार के अंदर। समायोजन की इन चारों में से कौन सी विधियां हैं जिस विधि के द्वारा कोई बच्चा, कोई व्यक्ति समाज में अपना समायोजन कर पाए? तो कौन कौन सी विधियों के नाम पूछे हुए हैं? तो पहला आपका प्रक्षेपण ये भी है, प्रतिगमन करना भी, उदारीकरण करना भी। यानी कि समायोजन की विधियों की बात करते हैं तो आपका प्रक्षेपण भी होगा, प्रतिगमन भी होगा और उदारीकरण, यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर। स्टूडेंट्स, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। तो इस प्रकार का जो भेद होता है वो विभेद क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सीखने का भेद, क्योंकि सीखने के भेद के कारण ही कुछ बालक जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बालक जल्दी नहीं सीखते। ना सीखना, जल्दी सीखने का ज्ञान क्या कहलाएगा? आपका सीखने का विभेद। मोटरसाइकिल चलाने की योग्यता स्कूटर चलाने में बाधक, जब भी बाधक होगी तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक अंतरण, और अगर सहायक होगी तो कहलाएगा धनात्मक अंतरण। समायोजन के प्रकार पूछे हुए हैं तो समायोजन हमारा स्थापना समायोजन भी होता है, मानसिक समायोजन भी होता है और रचनात्मक समायोजन भी होता है। इसलिए सारी ऑप्शन क्या होंगे? आपके सही होंगे। कौन कौन से? स्थापना समायोजन, मानसिक समायोजन और रचनात्मक समायोजन।
संघर्ष एवं कष्टदायक विसंगात्मक दशाएं हैं जो परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनावों के कारण पैदा होती हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन आपका डगलस व होलैंड का है। किसका स्टूडेंट्स? डगलस व होलैंड का। अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो बुद्धिमान, कौशल से परिपूर्ण हों, कर्तव्यनिष्ठ हो, समझदार हो, अच्छे रचनाकार हो, समाज के निर्माण में सबसे आगे हो। तो इस प्रकार का कथन किसके द्वारा कहेगा? यह कहा रेनॉल्ड्स के द्वारा। स्टूडेंट्स किसके द्वारा? रेनॉल्ड्स के द्वारा। यदि बालक किए जाने वाले प्रयोग अथवा समस्या समाधान में आई त्रुटि का स्वयं पता लगा लेता है तो यह व्यवहार निर्देशन में क्या संबंधित है? इस प्रकार का पक्ष कहलाएगा आपका ज्ञानात्मक, क्योंकि संज्ञान से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा, तो क्या कहलाएगा आपका ये ज्ञानात्मक पक्ष। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। बिल्कुल सही है। यदि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय कोई गलती कर जाता है तो शिक्षक को अपनी गलती को सहज क्या कर लेना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह गलती होगी, ये गलती है, और उसका ठीक उत्तर कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, यानी कि अध्यापक बच्चों से, बच्चे अध्यापक से क्या करें? अगर प्रश्न करेंगे तो इस प्रकार की जो कक्षा प्रणाली है वो सबसे उत्तम कक्षा प्रणाली मानी गई है। स्टूडेंट्स, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में चयनित कौशल का नाम पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के अंदर आपका प्रश्न कौशल भी आएगा, श्यामपट भी आएगा, प्रस्तावना कौशल भी आएगा। स्टूडेंट्स क्या आएंगे? प्रश्न कौशल, श्यामपट और प्रस्तावना कौशल। निरीक्षण करके सीखना विधि को किसने प्रतिपादित किया था? तो निरीक्षण करके सीखना जो विधि है वो सिम्पसन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई। स्टूडेंट्स किसके द्वारा? सिम्पसन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। क्रोध के आवेश मनुष्य हत्या कर डालता है। तो क्रोध में अगर जब स्टूडेंट्स कोई बच्चा है, कोई मनुष्य है, वो आवेग में आकर अपनी हत्या कर डालता है, इसका कारण क्या हो जाता है? इसका कारण ये है, जब क्रोध में आ जाएगा कोई भी तो उसका विचार शक्ति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। विचार शक्ति खत्म होने के कारण ही क्रोध में आने से मनुष्य अपनी हत्या कर डालता है। स्टूडेंट्स, कक्षा में होने वाले मूल्यांकन या परीक्षण के प्रकार पूछे हुए हैं। तो प्रत्येक पाठ के अंत में मूल्यांकन बिल्कुल सही है कि प्रत्येक पाठ के अंत में भी टीचर्स को स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना चाहिए। आवधिक मूल्यांकन बीच बीच में भी करना चाहिए, अर्धवार्षिक भी होना चाहिए, वार्षिक भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जब महीने के अंदर या सप्ताह के अंदर या लेसन्स को जब पढ़ा रहे हो उसके अंदर, अर्धवार्षिक पूरे साल के अंदर ये मूल्यांकन भी टीचर्स को करना चाहिए। प्रत्येक इकाई के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि जैसे हमारा कोई प्रकरण पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी टीचर्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए कक्षा में होने वाले मूल्यांकनों में सारे ही मूल्यांकन आपके होते हैं। इकाई के पश्चात मूल्यांकन, आवधिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन भी होता है, और प्रत्येक पाठ के अंत में भी क्या होता है? मूल्यांकन होता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसे डाइट हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय के शिक्षकों को किस हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? विभिन्न विषयों से संबंधित नवीन तथ्यों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण स्टूडेंट दिया जाता है। छात्र सबसे अच्छा सीखता है पढ़कर, सुनकर, स्वयं करके। देखो वैसे तो छात्र सबसे अच्छा सीखेगा स्वयं करके, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग छात्र सुनकर की भी सीखता है, पढ़कर भी सीखता है और स्वयं करके भी सीखता है। तो सुनकर, पढ़कर, स्वयं करके तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। एक शिक्षक इकाई के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है, यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि शिक्षक इकाई के संदर्भ में इस प्रकार का कोई भी शिक्षक को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पाठ्येतर प्रवृत्तियों को सहशैक्षिक प्रवृत्ति इसलिए कहते हैं कि यह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, क्योंकि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं वो आपके पाठ्यक्रम के उद्देश्य को बिल्कुल पूरा करने में सहायक होती हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम प्रवृत्तियों को सहशैक्षिक प्रवृत्ति कहा जा सकता है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। यदि बालक किसी वैज्ञानिक नियम के संबंध में सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है तो इन चारों में से आप किससे संबंधित होगा? क्या ज्ञान होगा,
अनुप्रयोग होगा, कौशल होगा, सिर्फ अवबोध होगा। जब बालक किसी वैज्ञानिक नियम के संबंध में अपना कोई रियल लाइफ का उदाहरण प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार वो अवबोध करवा रहा है। क्या करवा रहा है स्टूडेंट से? अवबोध करवा रहा है। अभिभावक शिक्षण संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए स्टूडेंट से पाठशाला के स्तर को उन्नत करना। पाठशाला विद्यालय के स्तर को उन्नत करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए स्टूडेंट्स। अध्यापक कल्याण कोष न्याय छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला अभिकरण क्या कहलाएगा? जी स्टूडेंट्स, अध्यापक कल्याण कोष जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला जो अभिकरण है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है। कहाँ स्टूडेंट्स? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में है। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाएं लागू करने की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाएं लागू करने की अनुशंसा कोठारी आयोग के द्वारा लागू की गई। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इस प्रकार का कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया आपका जॉन डीवी के द्वारा। दो छात्रों के मध्य किसी समस्या के संबंध में विवाद पैदा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? छात्रों को यथेष्ट उत्तरोत्तर संतुष्ट करेंगे, उनके विवाद को शांत करने का प्रयास करेंगे। यानी छात्रों में जब किसी प्रकार विवाद पैदा हो जाता है तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि उसको शांत करे, बच्चों को समझाए, उनके उत्तरों को दे, यानी कि छात्रों को यथेष्ट उत्तर देकर संतुष्ट करके उनके विवाद को शांत करने का काम करेंगे अध्यापक। अध्यापक टाइम टेबल की 3 प्रतियां भेजी जाती हैं। क्या मुख्याध्यापक के पास भेजेगा? उनमें से एक बिल्कुल भेजेगा। स्कूल कार्यालय व स्टाफ कक्ष के पास भी भेजेगा। यानी अध्यापक टाइम टेबल की जो 3 प्रतियां होती हैं उनमें से एक प्रतियां वह स्कूल कार्यालय के पास, एक स्टाफ कक्ष के पास और एक मुख्यालय के पास भेजेगा। तो ए और बी दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालक की किन मानसिक क्रियाओं को बल प्रदान किया जाता है? साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालक की स्पष्ट चिंतन भी किया जाएगा, स्मरण भी किया जाएगा, तर्क भी दिया जाएगा। तो स्मरण, स्पष्ट चिंतन और तर्क शक्ति उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। शैक्षिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन क्या है? व्यापक धारणा भी है और शुद्ध धारणा भी है। यानी शैक्षिक विचारधारा के अकॉर्डिंग जो अनुशासन है वो दोनों हैं, व्यापक भी है और शुद्ध भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।